दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है छोटी सी स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर मर्चेंट। क्लेवर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक, चालाक व्यापारी। मर्चेंट मतलब व्यापारी, चालाक व्यापारी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताऊँगा, उसके अलावा जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है मैं उसको डिटेल में आपको बताऊँगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज आ रिच डायमंड मर्चेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। जब भी हम किसी वाक्य के अंदर वॉज या वर के साथ किसी भी एडजेक्टिव या नाउन को लेकर वाक्य बनाते हैं तो इस तरह के वाक्य को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, देयर वॉज आ रिच डायमंड मर्चेंट मतलब कि एक बार एक अमीर हीरा व्यापारी था। डायमंड का मर्चेंट मतलब हीरा व्यापारी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस देयर वॉज आ रिच डायमंड मर्चेंट, एक बार एक अमीर हीरा व्यापारी था, या कह सकते हैं हीरों का व्यापारी था। आ थीफ हैड बीन फॉलोइंग द मर्चेंट फॉर सम डेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है यहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये वाक्य है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ये सेंटेंस है। जब भी हम किसी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि कोई क्रिया हो चुकी है और क्रिया पूरी होने के बाद भी वो क्रिया जारी है, तो इस तरह के वाक्य को यदि वो पास्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, और यदि वो प्रेजेंट में हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोला जाता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। पास्ट परफेक्ट के अंदर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? अ थीफ मतलब चोर, मतलब कि एक चोर। हैड बीन फॉलोइंग द मर्चेंट मतलब कि फॉलो का मतलब पीछा करना होता है। हैड बीन फॉलोइंग द मर्चेंट, एक चोर व्यापारी का पीछा करता आ रहा था। फॉर सम डेज, कुछ दिनों से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? अ थीफ हैड बीन फॉलोइंग द मर्चेंट फॉर सम डेज, एक चोर व्यापारी का कई दिनों से पीछा करता आ रहा था। वन डे, एक दिन, द मर्चेंट वॉज कैरिंग अ लॉट ऑफ कैश एंड प्रीशियस डायमंड्स विद हिम। क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, द मर्चेंट वॉज कैरिंग। देखिए, कैरी का मतलब होता है लेकर जाना, ढोना, किसी चीज़ को ले जाना, उसे कैरी कहा जाता है। एक दिन द मर्चेंट वॉज कैरिंग, जो मर्चेंट था, व्यापारी था, वो ले जा रहा था, वॉज कैरिंग अ लॉट ऑफ कैश मतलब कि बहुत, लॉट ऑफ कैश मतलब काफ़ी सारा नकद ले जा रहा था। कैश मतलब नकद ले जा रहा था। एंड प्रीशियस डायमंड्स, और प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, मूल्यवान, मूल्यवान हीरों को विद हिम अपने साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एक दिन जो व्यापारी था वो अपने साथ बहुत सारा कैश मतलब कि नगद और कीमती हीरों को ले जा रहा था। ही वॉज कॉट इन रेन। क्या मतलब हुआ? ही वॉज कॉट मतलब कि वो फंस गया, किसमें? इन रेन, वो बारिश में फंस गया। सो इसलिए ही एंटर्ड अ गेस्ट हाउस टू रेंट अ रूम। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। जब भी हम कोई पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य अफर्मेटिव हो। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इसलिए सॉरी, ही एंटर्ड, एंटर का मतलब होता है दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा, आज थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो 2-3 दिन से ठीक नहीं है। चलिए इसको आगे देखते हैं। सो ही एंटर्ड अ गेस्ट हाउस, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। सो इसलिए ही एंटर्ड, उसने प्रवेश किया, अ गेस्ट हाउस, एक गेस्ट हाउस में,
टू रेंट, टू रेंट का मतलब होता है किराए पे लेना, टू रेंट अ रूम, एक रूम को किराए पर लेने के लिए। द थीफ ऑल्सो फॉलोड हिम, जो चोर था उसने भी उसको फॉलो किया, उसका पीछा किया। एंड आस्क्ड फॉर अ रूम इन द गेस्ट हाउस, और उसने भी एक कमरा मांगा, गेस्ट हाउस के अंदर एक कमरा मांगा। आस्क फॉर का मतलब था मांगना, एंड आस्क्ड फॉर ए रूम इन द गेस्ट हाउस, और उसने भी गेस्ट हाउस में एक कमरा मांगा। देयर वॉज ओनली वन वैकेंट रूम। दोस्तों ये जो वर्ड है वैकेंट, ये एक एडजेक्टिव है, VACANT, जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है वैकेंट। वैकेंट का मतलब होता है खाली, और ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ, देयर वॉज ओनली वन वैकेंट रूम, मतलब कि देयर वॉज ओनली वन वैकेंट रूम, सिर्फ एक ही कमरा खाली था वहाँ पर। देयर वॉज ओनली वन वैकेंट रूम, वहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा खाली था। सो इसलिए बोथ ऑफ देम मतलब वे दोनों, हैड टू शेयर इट। दोस्तों हैड टू का मतलब होता है ये हमारा पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। जब भी हम किसी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि भूतकाल में, मतलब कि पास्ट में किसी व्यक्ति को कोई काम मजबूरी में करना पड़ा या फिर अपनी इच्छा के विरुद्ध करना पड़ा, तो वहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, सो इसलिए बोथ ऑफ देम हैड टू शेयर इट, उन दोनों को इसे शेयर करना पड़ा, मतलब कि साझा करना पड़ा, जिसे शेयर कहते हैं। आगे देखिए, द थीफ्स हार्ट वॉज फिल्ड विथ जॉय। दोस्तों यहाँ थीफ के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का के की। तो जब भी हम किसी के साथ को जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपेस्ट्रॉफी का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी हिंदी होती है काके की। तो क्या मतलब हुआ, द थीफ्स हार्ट, मतलब कि चोर का जो दिल था, द थीव्स हार्ट वॉज फिल्ड, वो भर गया, विद जॉय, आनंद से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द थीव्स हार्ट वॉज फिल्ड विद जॉय, जो चोर का जो दिल था वो खुशी से, आनंद से भर गया। बोथ ऑफ देम मतलब कि दोनों, कैप्ट देयर सूट केसेस इन द रूम, जो दोनों थे उन्होंने अपने जो सूटकेस थे जो उनके पास अटैची थी उनको उन्होंने कमरे में रख दिया। आफ्टर सम टाइम मतलब कि कुछ समय के बाद, द मर्चेंट वेंट आउट फॉर डिनर। दोस्तों ये जो वेंट है ये गो की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये भी हमारा पास इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आफ्टर सम टाइम मतलब कि कुछ समय के बाद। द मर्चेंट वेंट आउट, जो व्यापारी था, वेंट आउट मतलब कि वो बाहर गया, फॉर डिनर, डिनर के लिए मतलब रात्रि के खाने के लिए, रात्रि भोज के लिए वो बाहर गया। द थीफ सर्च्ड थ्रू द मर्चेंट्स सूटकेस, जो थीफ था, चोर था, उसने क्या किया, सर्च थ्रू मतलब सर्च किया, ढूंढा, मतलब उसने तलाश की, सर्च थ्रू द मर्चेंट्स सूटकेस, जो मर्चेंट की जो अटैची थी, व्यापारी की जो अटैची थी, उसको उसने खंगाला, ढूंढा। बट लेकिन ही डिड नॉट फाइंड एनी डायमंड्स। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, डिड नॉट फाइंड एनी डायमंड्स, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। तो जब भी पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का कोई वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो फाइंड का मतलब ढूंढना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, बट लेकिन ही डिड नॉट फाइंड एनी डायमंड्स, लेकिन उसे कोई भी हीरा नहीं मिला। वैन द मर्चेंट रिटर्नड, रिटर्न का मतलब होता है लौटना। वैन द मर्चेंट रिटर्न, जब व्यापारी लौटा। द थीफ सैड, चोर ने कहा, सर श्रीमान, आई एम अ थीफ, मैं एक चोर हूँ। आई सर्च्ड फॉर डायमंड्स, मतलब कि मैं डायमंड ढूंढ रहा था, या मैंने हीरों को ढूंढा। इन योर बैग, आपके बैग में, आपके थैले में। बट लेकिन आई डिड नॉट फाइंड देम, बट आई डिड नॉट फाइंड देम मतलब मुझे वो नहीं मिले। और ये जो दैम है वो हीरों के लिए यूज़ किया जा रहा है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, और वो एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पर दैम का प्रयोग किया गया है। यदि वो एक होता तो इट आता, लेकिन जो हीरे हैं वो एक से अधिक है, तो इसलिए वहाँ पर दैम का प्रयोग किया गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि आई सर्च फॉर डायमंड्स इन योर बैग, मतलब कि मैंने आपके बैग में, या कह सकते हैं आपके थैले में डायमंड्स को ढूंढा, हीरों को ढूंढा। बट आई डिड नॉट फाइंड देम, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। चलिए, और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, ये व्यापारी है और ये वो व्यक्ति है चोर जो हीरे ढूंढ रहा था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है।
द मर्चेंट स्माइल्ड एंड सेड, जो मर्चेंट था, व्यापारी था, स्माइल्ड मतलब कि वो मुस्कुराया, ये सेकंड फॉर्म है स्माइल की, स्माइल्ड। द मर्चेंट स्माइल्ड, व्यापारी मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, द डायमंड्स आर इन योर सूटकेस, जो डायमंड से हीरे हैं, डायमंड्स आर इन योर सूटकेस, वो आपकी अटैची में है, मतलब सूटकेस मतलब अटैची, वो आपकी अटैची में है। आई न्यू, दोस्तों ये नो की सेकंड फॉर्म है न्यू। आई न्यू, मैं जानता था, दैट की यू वुड नेवर सर्च देयर, मैं जानता था कि आप वहाँ कभी भी नहीं ढूंढोगे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी थी, और जैसा हमने इस स्टोरी में देखा कि ये जो चालाक व्यापारी था उसने अपने दिमाग का सही प्रयोग करके अपने हीरो को उस चोर से बचा लिया। तो दोस्तों यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी और आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। और दोस्तों कई बार आप लोगों को वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाते हैं, तो इसके आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, कि यदि आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।